LIC हर पल आपके साथ। और वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। अति गंभीर चक्रवात बिपरजॉय गुजरात में डरा रहा है। क्या है तैयारी? बिपरजॉय से होने वाले नुकसान को कम करने की तैयारी और क्या है जमीन पर हालात, बताएंगे हम। अगले 1 घंटे में आपको रूबरू कराएंगे पीएम रोजगार मेले, बिहार में महागठबंधन में फूट और बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर जारी बवाल से जुड़ी खबरों से। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की खबर। जरूर देखें इन तमाम खबरों को, लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। रोजगार देने की दिशा में केंद्र का एक और बड़ा कदम। देश भर में 43 स्थानों पर रोजगार मेला। पीएम मोदी ने 70,000 नौजवानों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, विपक्ष के शासन वाले राज्यों में नौकरी के लिए रेट कार्ड, हमारी ओर से युवाओं के भविष्य को सेफगार्ड। परिवारवादी पार्टियों ने भाई भतीजावाद बढ़ाया, हमने बढ़ाए अवसर। अति गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ बिपरजॉय। 15 जून की शाम सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाके को पार करने के आसार। चल सकती है 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं। 14 और 15 जून को भारी बारिश के आसार। गुजरात के तमाम इलाकों में NDRF, SDRF तैनात। 28,000 लोगों को हटाया गया। बिपरजॉय को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री ने तैयारियों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की अहम बैठक। गुजरात के मुख्यमंत्री ने दी तैयारियों की जानकारी। अमित शाह ने कहा, संभावित नुकसान को कम से कम करना और जीरो कैजुअलिटी सुनिश्चित करना प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री भी प्रभावित इलाकों का कर रहे हैं दौरा। ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी के आरोपों पर सरकार का पलटवार। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आरोपों को बताया झूठ। कहा, उनकी अगुवाई में ट्विटर भारतीय कानून का बार बार और लगातार कर रहा था उल्लंघन। भारत की संप्रभुता और भारतीय कानूनों को स्वीकार करने में थी समस्या। विपक्षी एकता की बैठक से पहले बिहार में महागठबंधन में पड़ी फूट। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मंत्री संतोष सुमन ने नीतीश सरकार से दिया इस्तीफा। नीतीश पर लगाया उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश का आरोप। कहा, एनडीए में जाने पर अभी कोई फैसला नहीं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू होते ही विभिन्न जिलों से हिंसा की खबरें। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में बमबाजी। कैनिंग में बीजेपी ने लगाया टीएमसी पर नामांकन में बाधा डालने का आरोप। चुनाव आयोग ने की सर्वदलीय बैठक। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाने से किया इनकार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ में किसानों को तोहफे। कृषक ब्याज माफी योजना में 11 लाख से अधिक किसानों को 2,123 करोड़ रुपए की राशि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की लगभग 1,400 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर। राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस ने सिर्फ वादे किए, बीजेपी ने करके दिखाया। शिवराज सिंह ने कहा, ये ब्याज की गठरी कांग्रेस की देन। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की जीत से हुई शुरुआत। पीवी सिंधु और HS प्रणॉय ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में किया प्रवेश। रोजगार देने की दिशा में केंद्र ने एक और कदम के तहत मंगलवार को देश भर में 43 स्थानों पर रोजगार मेला लगाया। खुद पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 70,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे। रोजगार के लिए पहले देश में क्या होता था, पीएम ने यह भी बताया और कहा कि विपक्ष के शासन वाले राज्यों में नौकरी के लिए रेट कार्ड है तो हमारी ओर से युवाओं के भविष्य को सेफगार्ड किया जा रहा है।
पीएम ने परिवारवादी पार्टियों और भाई भतीजावाद पर भी जमकर वार किया। देश के अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे केंद्र सरकार युवाओं के रोजगार को प्राथमिकता दे रही है। मंगलवार को रोजगार मेले के तहत देश के अलग अलग राज्यों में तमाम केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने रोजगार मेले में हिस्सा लिया और नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए। प्रधानमंत्री रोजगार मेले का भोपाल में भी आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। हमारे एक कार्यक्रम 6वीं कड़ी है जिसमें 70,000 नवयुवक नवतियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आदरणीय मोदी जी ने जो पहल की है, इस सारी प्रक्रिया को इतना आसान बनाया गया है, इतना पारदर्शी बनाया गया है कि पूर्व में शासकीय नौकरी प्राप्त करने में कितने पापड़ बेलना पड़ते थे, तरह तरह की अनियमितताएं होती थी, भ्रष्टाचार होता था। उन सबको समाप्त करते हुए आज देश के योग्य हमारे युवक युवतियों को इन रोजगार मेलों के माध्यम से नौकरी के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। भोपाल में कई विभागों के 403 नवनियुक्तों को नियुक्त पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मियों ने खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। प्राइम मिनिस्टर सर का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जिस तरह से वो हम सबको एक सरकारी नौकरी में वेलकम करने के लिए ये आयोजन कर रहे हैं, ये बहुत ही प्यारा अनुभव है हम लोगों के लिए, एकदम यूनिक है, नया है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। प्रधानमंत्री जी के 6th रोजगार मेला के अंतर्गत मुझे ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। इसको पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक सपना साकार होने जैसा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन करके हमारा जो मनोबल है बढ़ाया है। झारखंड की राजधानी रांची के सीसीएल कन्वेंशन सेंटर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुना। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के हाथों नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला। ये न केवल रोजगार के दृष्टि से बल्कि व्यक्ति एवं व्यक्तित्व और अपने कर्म योगी का परिचय देने का सुअवसर है। ये जो नई नियुक्तियां हैं, ये नए नियुक्तियों में इन सारे चीज़ों को मेरिट बेस्ड किया गया है, गुणवत्ता आधारित किया गया है और भारत सरकार इसको इस नियुक्ति के माध्यम से प्रदर्शित किया है। रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र पाने वाले चयनित अभ्यर्थियों में अपार हर्ष देखा गया। मेरा सिलेक्शन यूको बैंक क्लर्क में हुआ है और हमने परीक्षा दिया था दिसंबर पे, हमारा रिजल्ट निकला अप्रैल पे और फिर हमारा सिलेक्शन हो गया। अभी जो नौकरियां दी जा रही हैं और भर्ती प्रक्रिया जो चलती है उसमें बहुत तेजी आ गई है। पिछले लास्ट 2-4 साल पहले से कंपेयर करेंगे तो इस बार जो नौकरियां मिल रही हैं बहुत अच्छे से, तुरंत फास्ट अच्छे प्रक्रिया से मिल रही हैं। जम्मू में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने युवाओं को रोजगार के नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं में काफी उत्साह दिखा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ, जिससे हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जूनियर एसोसिएट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेलेक्ट हुई हूँ। मोदी जी की तरफ से मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला है और मैं तहे दिल से मोदी जी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। देश के तमाम और राज्यों में भी युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए और सब ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। मैं बहुत आभारी हूँ गवर्नमेंट का कि इतना अच्छा तरीके से प्रोग्राम किया और अपना नियुक्ति पत्र हमने प्रधानमंत्री जी ने सौंपे। मैंने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में इस साल असिस्टेंट मैनेजर की जॉब ली है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हम लोगों को कि हमें फाइनली सिलेक्शन मिल गया और जॉब मिल गई। मैं टेक्नीशियन ए पद के लिए डीआरडीओ में चयनित हुई हूँ। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। यह रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। रोजगार मेले के जरिए देश के युवाओं को एक नया अनुभव हुआ है, जिसमें शुद्ध रूप से उनकी मेहनत आधारित ये तमाम अनुभव उन्हें हो रहे हैं। और आइए आपको बताते हैं कि पीएम ने इस मौके पर कैसे विपक्ष पर निशाना साधा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले के माध्यम से विशेष अभियान चला रही है।
मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नव नियुक्त सदस्यों को करीब 70,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 43 स्थानों पर किया गया। देश भर में चुनी गई नई भर्तियां वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल मंत्रालय, लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग तथा गृह मंत्रालय आदि सहित विभिन्न विभागों में दी गई हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय रोजगार मेला वर्तमान सरकार की नई पहचान बन गया है। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। पीएम मोदी ने भर्ती प्रक्रिया में परिवारवाद की राजनीति और भाई भतीजावाद की बुराइयों पर बात की और कहा कि 2014 के बाद हालात बदल गए हैं। हम सभी ने देखा है कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद, सिफारिश और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देती थी। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के करोड़ों युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर रेट कार्ड से युवाओं को लूटने का आरोप लगाते हुए कहा कि नौकरियों के लिए रेट कार्ड के दिन गए। उन्होंने बिना नाम लिए नौकरियों के बदले गरीबों की जमीन लेने के घोटाले का भी जिक्र किया। आप सोचिए, हर पद के लिए उस राज्य में रेट कार्ड चला करता है और कटमनी का कारोबार चलता है। देश का नौजवान कहां जाएगा? ये स्वार्थी राजनीतिक दल जॉब्स के लिए रेट कार्ड बनाते हैं। अब देखिए, कुछ दिन पहले एक और मामला सामने आया था। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली। वो भी केस सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। भाइयों बहनों, आप देखिए, आपके सामने दो चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेट कार्ड, हर चीज में रेट कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेट कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था में रोजगार और स्वरोजगार के उभरते अवसरों के बारे में बात की। उन्होंने मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे उपायों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब ये युवा जॉब क्रिएटर बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि एक दशक पहले की तुलना में भारत अधिक स्थिर, सुरक्षित और मजबूत देश है। पीएम ने कहा कि भाषा को रोजगार के लिए दीवार नहीं बनने दिया जाएगा। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने लोगों को भाषा के नाम पर
एक दूसरे से भिड़ने के लिए, देश को तोड़ने के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। लेकिन हम भाषा को लोगों को रोजगार देने, उन्हें सशक्त करने का माध्यम बना रहे हैं। हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी को अपना सपना पूरा करना हो तो कोई भी भाषा उसके सामने दीवार न बने। केंद्र सरकार के सभी विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी नियुक्तियां की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबरों में आगे, ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में मोदी सरकार पर आरोप लगाए तो केंद्र सरकार ने करारा पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आरोपों को झूठ बताया और कहा कि उनकी अगुवाई में ट्विटर भारतीय कानून का बार बार और लगातार उल्लंघन कर रहा था और भारत की संप्रभुता और भारतीय कानूनों को स्वीकार करने में उसे समस्या थी। भारत में ट्विटर की कार्यप्रणाली अक्सर विवादों में रहती है। ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के ताजा बयान ने फिर विवाद खड़ा कर दिया है। जैक डॉर्सी ने एक साक्षात्कार में दावा किया है कि भारत में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने ट्विटर को धमकी दी थी। केंद्र सरकार ने जैक डॉर्सी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डॉर्सी के भारत द्वारा दबाव वाले दावे पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डॉर्सी और उनकी टीम के तहत ट्विटर भारतीय कानून का बार बार और लगातार उल्लंघन कर रहा था। Twitter was misusing its power as a platform to selectively de-amplify and selectively de-platform people both in India and abroad. In India, it was a direct violation of Article 14 and Article 19 of our Constitution. Our government has always maintained that any platform, whether that be Twitter or any other platform in India, has to protect every Indian citizen's fundamental rights. राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर के धमकियां देने के आरोप को पूरी तरह झूठा बताया। उन्होंने कहा कि इस दौरान ना तो कोई जेल गया है और ना ही कहीं कोई छापा पड़ा। उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान बहुत सारी गलत सूचनाएं और यहां तक कि नरसंहार की खबरें भी आई थीं, जो निश्चित रूप से गलत थीं। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार इस मंच से गलत सूचनाओं को हटाने के लिए बाध्य थी क्योंकि इसमें फर्जी खबरों के आधार पर स्थिति को और भड़काने की क्षमता थी। उन्होंने कहा कि जैक के समय ट्विटर ने भारत में अपने इस प्लेटफॉर्म से गलत सूचनाओं को नहीं हटाया था, जबकि उन्होंने अमेरिका में इसी तरह की घटनाएं होने पर स्वयं ऐसा किया था। उन्होंने कहा कि भारत में कार्य करने वाली तमाम कंपनियों के लिए सरकारी नीतियां स्पष्ट हैं। उन्हें इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह बरकरार रखने के लिए कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करना जरूरी है। चंद्रशेखर ने कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जो अपने अधिकार और जिम्मेदारी को लेकर सजग है, जबकि डॉर्सी के कार्यकाल के दौरान ट्विटर को भारत की संप्रभुता और भारतीय कानूनों को स्वीकार करने में समस्या थी। जैक डॉर्सी के आरोपों पर तब के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी पलटवार किया, तो साथ ही कई और केंद्रीय मंत्रियों ने भी। ये ट्विटर के लोग वही हैं जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे, और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये ना भारत का संविधान उस समय मानते थे, ना भारत का कानून मानते थे। भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा। जो कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डॉर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तब ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था। ट्विटर भारत में पहले भी विवादों में रहा है। सरकार जब नए आईटी नियम लेकर आई थी, तब भी उसने इन्हें लागू करने में आनाकानी की थी। इन नियमों को लेकर ट्विटर का कई बार सरकार से विवाद हुआ है। अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
Yoga, in the ancient Indian language Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान। बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें 0 कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए सरकार पूरी तरह सतर्क है। इसके लिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय और राज्य मंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और पर्याप्त व्यवस्था करने का काम भी किया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने लोगों से राहत और बचाव कार्यों में सहयोग करने को कहा है। गुजरात के गृह मंत्री ने राहत कार्यों में लगी एजेंसियों के साथ बैठक की, तो राज्य के मुख्य सचिव ने भी हालात की समीक्षा की। गुजरात में बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए मंगलवार को बैठक की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने चक्रवाती तूफान के संभावित मार्ग में आबादी की सुरक्षा की तैयारियों और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों से गृह मंत्री को अवगत कराया।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से होने वाले संभावित नुकसान को कम से कम करना और इससे जीरो कैजुअल्टी हो या सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 12 जून को हुई समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों पर तेजी से काम करने की आवश्यकता है। केंद्र ने पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ की टीमों को राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात किया। साथ ही सेना, नौसेना, वायुसेना और तट रक्षक बल की इकाइयां आवश्यकता अनुसार मदद के लिए तैनात है। गृह मंत्रालय और राज्य सरकार का कंट्रोल रूम 24 घंटे स्थिति पर नजर रखे हुए है और भारत सरकार की सभी एजेंसियां किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कच्छ में गुजरात के सभी जिलों के साथ चक्रवात बिपरजॉय से पहले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल और भाजपा सांसद विनोद चावड़ा सहित विभिन्न जिलों के अधिकारी शामिल रहे। मनसुख मांडविया ने कहा कि सुरक्षाकर्मी जान माल की कम से कम हानि हो इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस साइक्लोन की कम से कम इफेक्ट हो, एनिमल और ह्यूमन कैजुअलिटी कम हो, उसको ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ टाइप ऑफ एक्शन लिया गया है। 0 से 10 किलोमीटर के कोस्टल लाइन एरिया में लोगों को इवैक्यूएशन किया जा रहा है। 0 से 5 किलोमीटर कोस्टल लाइन में बसने वाले लोगों को 100% इवैक्यूएट करके उसको शेल्टर होम में लिया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा पोर्ट कंडला पोर्ट कच्छ में है। सारा कंडला पोर्ट में चलने वाली सारी गतिविधि को रोक दिया गया है। कंडला पोर्ट में वहां के लेबर को इवैक्यूएट किया गया है। कंडला पोर्ट में और सौराष्ट्र के कोस्टल लाइन में सभी शिप को एंकर कर दिया है ताकि साइक्लोन की झपट में ना आ जाए। सारी व्यवस्था और सारा मैनेजमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के कच्छ में आर्मी बेस कैंप का दौरा किया। उन्होंने वहां पर चक्रवात बिपरजॉय के चलते तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कच्छ में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कांडला पोर्ट का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने द्वारका का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। बिपरजॉय के चलते केंद्र और राज्य सरकार लगातार सतर्कता बरत रही है। प्रधानमंत्री सहित केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री और आला अधिकारी हालात पर करीबी नजर रखे हुए हैं। सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मौसम विभाग ने 15 जून को चक्रवात के जखाऊ तट से टकराने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही 14 और 15 जून को भारी बारिश की संभावना है। एनडीआरएफ के मुताबिक अब तक 28,000 लोगों को हटाया जा चुका है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई हैं। गुजरात में कई जगहों पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर लोगों को समुद्र में जाने से रोकने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। चक्रवात बिपरजॉय पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि 15 जून की शाम के आसपास चक्रवात सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाके को पार करेगा। उस समय इसकी रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। 14 और 15 जून को भारी बारिश होगी। नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। आज रात तक इसे उत्तर दिशा में मूव करेगा। इसके बाद इसका उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में मूवमेंट होगा और 15 तारीख शाम के आसपास सौराष्ट्र, कच्छ और इसके आसपास जो पाकिस्तान की कोस्टल एरिया है इसमें तट को पार करेगा। तब इसका विंड स्पीड 125 टू 135 kmph, कोस्टिंग टू 150 kmph हो सकता है। और ये जो विंड स्पीड है ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है। चक्रवात बिपरजॉय पर एनडीआरएफ डीआईजी ने बताया कि जिन इलाकों में ज्यादा क्षति होने की आशंका है वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। अब तक 28,000 लोगों को हटाया जा चुका है। एनडीआरएफ की 17 व एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा 15 टीमों को आरक्षित रखा गया है। कच्छ, पोरबंदर, द्वारका, राजकोट, जूनागढ़ व मोरबी में हमारी टीमें तैनात हैं। जो लैंडफॉल होने वाला है 15 तारीख को तकरीबन शाम के समय, उसके लिए हमारा जो पहला एक्शन है वो प्रीएम्प्टिव एक्शन है। इसको लेकर के मैसिव इवैक्यूएशन चल रहा है। जहाँ पर भी जो इम्पैक्ट एरिया है, जहाँ पर
ज़्यादा क्षति होने की संभावना है, वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर। इसमें एसडीआरएफ की 13 टीमें लगी हैं, एनडीआरएफ की 17 टीमें लगी हैं और कोस्टल एरियाज में कोस्ट गार्ड्स, नेवी वो भी तैनात हैं। गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय के कारण हो रही बारिश और तेज हवा के चलते द्वारका के प्रसिद्ध भड़केश्वर महादेव मंदिर की एक दीवार टूट गई है। वहीं जगत मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या काफी कम हो गई है। गोमती घाट पर बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। पूरे जिले में 1 से 3 इंच तक बारिश हुई है। द्वारका जिले में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 4 टीमें तैनात की गई हैं। गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय के तट से टकराने के पहले कच्छ के नलिया में तेज बारिश हुई। चक्रवात बिपरजॉय के गुजरात तट की ओर बढ़ने के मद्देनजर पुलिस ने भुज तट पर गश्त की। स्थानीय प्रशासन का लक्ष्य निचले इलाकों, कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को स्थानांतरित करना है। शरण स्थलों पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है। जो भी शेल्टर होम्स है वहाँ पे सारी तैयारियां कर ली गई है। शेल्टर होम पे फूड की व्यवस्था, शेल्टर होम पे छोटे बच्चों के लिए दूध की, खाने पीने की व्यवस्था, एनजीओ के माध्यम से फूड पैकेट की भी व्यवस्था कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी शेल्टर होम्स में सारी चीजें चेकलिस्ट बना के रेडी रखवा रहा है ताकि किसी भी सिचुएशन में शेल्टर होम में रहने वाले लोगों को कोई प्रकार की मुश्किलें न आए। गुजरात के नवसारी में चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर लोगों को समुद्र में जाने से रोकने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। कांडला पोर्ट के अध्यक्ष एसके मेहता ने बताया कि कांडला पोर्ट के विस्तार को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। 1500 से 2000 लोगों को गोपालपुर और गांधीधाम के शरण स्थल भेजा गया है। कुछ लोग अपने गाँव जाना चाहते थे, हमने उनके लिए बस की व्यवस्था की। कोई जनहानि नहीं हुई है। इस विस्तार में तकरीबन 1500 से 2000 लोग रहते थे। उन सारे लोगों को हमने यहाँ से हटा के उनको गोपालपुरी ले गए हैं, उनको गांधीधाम के शेल्टर प्लेस में ले गए हैं। कुछ लोग यहाँ से जो गांव जाना चाहते थे उनके लिए हमने बस की व्यवस्था की। पोर्ट की तरफ से फ्री बस की व्यवस्था की गई है। सीपीआरओ पश्चिम रेलवे ने बताया है कि 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 32 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, जबकि 26 ट्रेनों को यात्रियों की सुरक्षा और चक्रवात बिपरजॉय की शुरुआत के संबंध में ट्रेन संचालन के मद्देनजर एहतियाती उपाय के रूप में शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा। पश्चिम रेलवे ने इस तूफान को देखते हुए अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कंटिन्यूसली हम इस तूफान के ऊपर नजर बनाए रखे हैं। हमारे वार्ड जोन्स बन गए हैं हेडक्वार्टर में, डिविजन्स में, जैसे कि भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीधाम, इन सब जगहों पे हमारे वार्ड जोन्स बन गए, वार रूम्स बन गए हैं, जहां के थ्रू हम इस तूफान के ऊपर कंटिन्यूसली निगरानी रख रहे हैं। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, एडीआरएम्स हैं, एससीजी ऑफिसर्स हैं, उनको हमने इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे डिप्यूट किया है अलॉन्ग विथ मैन इन मशीनरी। मतलब हमारे करीब 2500 से आसपास हमारे जो वर्कफोर्स हैं वो फील्ड में तैनात हैं। चक्रवात से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। प्रशासन दिन रात काम में जुटा हुआ है और हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। तपस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। केंद्र से लेकर गुजरात तक तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें बिपरजॉय से होने वाले नुकसान, संभावित नुकसान को कम से कम किया जा सके। आइए आपको बताते हैं बिपरजॉय अपनी किस रफ्तार के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर इस मैप में आप देख रहे हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि बिपरजॉय गुजरात और पाकिस्तान के तटीय क्षेत्र की ओर इस समय बढ़ रहा है। जिस तरह से दिखाई दे रहा है, इसकी चपेट में जो इलाके आएंगे, आप ये देख सकते हैं कि ये वो इलाका है जिस तरफ चक्रवात बढ़ेगा तो इसकी चपेट में आने वाले इलाके कच्छ, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, मोरबी, पोरबंदर, जूनागढ़ और राजकोट हैं। ये वो इलाके हैं जो गुजरात के तटवर्ती इलाके हैं। साथ ही 15 जून को दोपहर बाद यानी शाम को इसके गुजरात के जखाऊ तट से टकराने का मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। उस समय इसकी रफ्तार तकरीबन 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार रहेगी। 15 जून की शाम के आसपास ये चक्रवात सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाके को पार करेगा, यानी कि अगले 48 घंटे बेहद अहम होने जा रहे हैं। 14 और 15 जून को भारी बारिश होगी और यह भी हमने देखा कि इस समय जिस तरह से चक्रवात अपनी रफ्तार को तेज कर रहा है उसका असर कई इलाकों में दिखाई दे रहा है। मुंबई के तमाम तटवर्ती इलाकों में देखी गई कि भारी बारिश हुई है। ऐसा ही कुछ गुजरात के भी तमाम तटवर्ती इलाकों में देखा जा रहा है। इसके साथ ही जिस तरह से ये बढ़ रहा है उसमें 16 जून को गुजरात से सटे दक्षिण राजस्थान की तरफ बढ़ेगा। ये 15 जून को एक तरह से टकराने के बाद जखाऊ पोर्ट से उसके बाद ये आगे बढ़ेगा और ये माना जा रहा है, मौसम विभाग का कहना है कि तब इसकी गति धीमी पड़ेगी और 15 जून से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में कई जगह भारी बारिश हो सकती है।
बिपरजॉय से निपटने के किस तरह के कदम उठाए गए हैं, आइए उसकी भी आपको एक जानकारी देते हैं। क्योंकि जो तैयारी की गई है उसमें एनडीआरएफ की 18 टीमों को तैनात किया गया है उन तमाम इलाकों में जो इलाके इसकी चपेट में आने की अभी तक की खबर है। एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात हैं, एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात हैं। साथ ही कच्छ, पोरबंदर, द्वारका, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी में यह तैनाती की गई है। साथ ही साथ इसी के साथ सेना, नौसेना और वायुसेना को भी तैनात किया गया है। इन्हीं के साथ तट रक्षक बल की भी इकाइयां तैनात की गई हैं तमाम उन संभावित खतरों से निपटने के लिए। गृह मंत्रालय और राज्य सरकार का कंट्रोल रूम भी इन तमाम इलाकों में स्थापित किया गया है कि जिससे लोगों के साथ संपर्क लगातार बना रहे। बिपरजॉय से निपटने की तैयारी जो है उसमें 21,595 नाव तैयार की गई हैं, वहीं 27 जहाज और करीब 24 बड़े जहाज खड़े किए जा चुके हैं। 28,000 लोगों को अभी तक हटाया जा चुका है तटवर्ती इलाकों से। निकासी के लिए संवेदनशील गांवों की सूची भी तैयार की गई है जिन इलाकों से लोगों को दूर रखा गया है। तटवर्ती इलाकों में 10 किलोमीटर तक के इलाके को एक तरह से खाली कराया गया है और उन तमाम लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। तूफान से प्रभावित होने की आशंका वाले क्षेत्रों में 450 अस्पतालों की पहचान की गई है। तो ये वो सारी तैयारियां हैं जो एक बार उसके चक्रवात के टकराने के बाद जो नुकसान होगा उसके बाद किस तरह से उसको तेजी से उस पर काबू पाया जा सके उसकी तैयारी है। जरूरी दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, साथ ही साथ पर्याप्त शेल्टर की व्यवस्था भी बनाई गई है। बिजली आपूर्ति की गई है और बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 597 टीम तैनात की गई हैं। तो ये वो तमाम तैयारियां हैं जो 15 जून को जब चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के तट से टकराएगा उसके बाद की भी तैयारियां की गई हैं। साथ ही साथ अभी तक जो तमाम खबरें मिल रही हैं उसको देखते हुए जो इलाके जहां पे खतरा है वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। तो ये पूरी तैयारी दिखाई देती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो लगातार बिपरजॉय से निपटने के लिए कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। हर बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले से भी बड़ा होते गया है और अब ये दुनिया में योग ने अपना जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी 21 जून को शामिल हो जाइए और दुनिया का ये जो योग उत्सव को बड़े आकार में उसको सजाइए। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। जीरो की खोज की थी। हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते
करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सुलिवन ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा पर उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के बढ़ने पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह अमेरिका की एक रचनात्मक यात्रा और पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर राष्ट्रपति बाइडेन के साथ एक सकारात्मक बातचीत की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नीतीश कुमार एक और जहां विपक्ष की एकता की कोशिशों में लगे हैं, वहीं उनके ही महागठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मंत्री संतोष सुमन ने नीतीश सरकार से इस्तीफा दे दिया और नीतीश पर उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में विपक्षी एकता के लिए 18 दलों की बैठक बुलाई है। बैठक से पहले ही विपक्षी एकता के दावों की कलई खुलती दिख रही है। बैठक से 10 दिन पहले मंगलवार को बिहार की महागठबंधन सरकार से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। हम पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन ने नीतीश कुमार को इस्तीफा भेज दिया है। इस्तीफा देने के बाद संतोष सुमन ने कहा कि नीतीश कुमार हमारा अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। वो हमारी पार्टी हम का विलय अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में करवाना चाहते हैं। गवर्नर की बात तो बहुत पहले भी हुई है, ऐसी बातें आप चलाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। सुमन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री थे। बिहार में पार्टी के 4 विधायक हैं। सुबह ही जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के साथ नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री विजय चौधरी से मिलने के लिए उनके आवास गए। वापस लौटने के बाद मांझी ने कहा कि वो अपनी परेशानी बताने गए थे। हालांकि उनका कहना है कि पार्टी सरकार से अलग हुई है, महागठबंधन से नहीं। महागठबंधन में रखना है या नहीं, ये लालू और नीतीश तय करेंगे। एनडीए में जाने के सवाल पर संतोष सुमन ने कहा कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद बीजेपी जहां नीतीश पर हमला कर रही है, तो जेडीयू इसे ज्यादा अहमियत नहीं दे रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने अहंकार में किसी का सम्मान नहीं करते हैं। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को बार बार शपथ लेना पड़ रहा था कि मैं आपके साथ हूं, विश्वास दिलाना पड़ रहा था, उसके बाद भी इन पर प्रेशर बनाना, पार्टी को विलय करने का, अपमानित करना, दलितों का जो दोहन और शोषण होता है वो इस सरकार में दिखाई पड़ रही थी। तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति कैसे स्वीकार करेगा? जिसके पास थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचेगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ नहीं रहेगा। अब किन स्थितियों में उनके सुपुत्र ने इस्तीफा दिया है, उसका मसौदा अभी तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन जब नेतृत्व सक्षम है तो ऐसे मसले हम लोग आश्वस्त हैं सुलझा लिए जाएंगे। बिहार ही नहीं, कई और राज्यों में भी तमाम दल लगातार विपक्षी एकता से दूरी बना रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी फिलहाल इससे दूरी बनाती दिख रही है। वो यूनिटी कर नहीं पाते और छोटी पार्टियों से यूनिटी की उम्मीद की जाती है। जो पहले 50, 60, 70 सीटों पे इलेक्शन लड़ते हैं वो थोड़ा सा हमें यूनिटी दिखाएं, फिर हम भी यूनिटी की बात कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, और भी कई दल फिलहाल इस बैठक में नहीं जा रहे हैं। इसमें बीएसपी, बीआरएस, जेडीएस, बीजेडी, वाईआरएस जैसे दल शामिल हैं। वहीं सपा नेता अखिलेश यादव
यूपी की कुल 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पांडे अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में विपक्षी एकता फिलहाल तो दूर की कौड़ी लग रही है। पटना ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है, और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू होते ही विभिन्न जिलों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में बमबाजी हुई तो कैंगिंग में बीजेपी ने TMC पर नामांकन में बाधा डालने का आरोप लगाया है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही बवाल शुरू हो गया है। चुनाव के लिए नामांकन शुरू होते ही विभिन्न जिलों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। हिंसा में एक दूसरे पर जमकर बम और पत्थर बरसाए जा रहे हैं। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में भी मंगलवार को हिंसा भड़क उठी। इस दौरान जमकर बम फेंके गए। दरअसल स्थानीय पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार पंचायत चुनाव के लिए मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। ISF उम्मीदवार पर्चा दाखिल करने जा रहे थे, तभी कथित TMC कार्यकर्ताओं की उनके साथ झड़प हो गई। TMC और ISF ने एक दूसरे पर भांगर में हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया। भांगर के बाद नामांकन जमा करने को लेकर कैनिंग में तनाव का माहौल देखा गया। भाजपा ने उनके प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने से रोकने का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है। तृणमूल की बाधा के चलते भाजपा प्रत्याशी बिना नामांकन दाखिल किए ही लौट गए। इस घटना को लेकर भाजपा नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने योजनाबद्ध तरीके से भाजपा उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल नहीं करने दिया। महिला प्रत्याशियों सहित उसके कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीटा गया। ये घटना पुलिस के सामने हुई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले TMC द्वारा की जा रही राजनीति की निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब जम्मू कश्मीर और बिहार की बात होती थी तो लोगों को डर लगता था। आज पश्चिम बंगाल के बारे में बात करने पर लोगों को केवल हिंसा याद आती है। हम लोग जब पूरा देश घूमते हैं, एक समय ऐसा था लोग जम्मू कश्मीर के नाम से डरता था, बिहार के नाम से डरता था। आज पूरा देश का लोग ऐसा हो गया है, बंगाल के नाम से ही डरने लगते हैं। बंगाल की मतलब ही उनके पास बारूद का एक स्तूप है, बारूद का एक पहाड़ है। बंगाल का नाम से ही लोगों को वायलेंस याद आते हैं। बंगाल का नाम से ही लोगों को यहाँ पर हिंसा की घटना याद आते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद भी TMC और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। वहीं कांग्रेस में भी ममता सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राज्य में बेहद हिंसक स्थिति पर चिंता व्यक्त की है।
उधर कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जाता है, वहां ये राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग को मतदान एजेंटों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग पर विचार करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को एक ही चरण में पंचायत चुनाव होने हैं। चुनाव तारीख का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। 15 जून को नामांकन का अंतिम दिन है। 11 जुलाई को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। मंगलवार को मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य की सरकार ने बड़ी राहत दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 11 लाख से अधिक किसानों के ऋण का 2123 करोड़ रुपए का ब्याज चुका दिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लगभग 1400 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2900 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान का भी अंतरण एक क्लिक से किया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मंगलवार को किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस महाकुंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ी राहत दी। इस दौरान मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत 11 लाख से अधिक किसानों के ऋण ब्याज माफी की 2123 करोड़ रुपए की राशि के साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की लगभग 1400 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित कर दी गई। इतना ही नहीं, इस किसान महाकुंभ के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2900 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान का अंतरण भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। राजगढ़ में हुए इस किसान कल्याण महाकुंभ के दौरान क्षेत्र के कई अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ वायदे किए, उनको निभाया नहीं, जबकि भाजपा सरकार ने करके दिखाया। जहां तक हिंदुस्तान के गांव, गरीब और किसानों का प्रश्न है, बहनों भाइयों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हों, उन्होंने जो काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लगातार 60 वर्षों तक हुकूमत करने के बावजूद कांग्रेस वह काम नहीं कर पाई जो हमारे लोगों ने किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों पर यह ब्याज की गठरी कांग्रेस की देन है।
सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफी का झूठा वायदा किया था। 7 साल उनकी सरकार आई थी और कहते थे कांग्रेस के नेता सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ऐसे गिन गिन के कहा था। राहुल गांधी जी ने 10 दिन में सबका कर्जा माफ, और 10 में माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कर्जा माफ नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, समूह का कर्जा माफ नहीं किया। इस महाकुंभ में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों के साथ ही 9 जिलों राजगढ़, गुना, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगर मालवा के किसान समेत करीब 1.25 लाख हितग्राही शामिल हुए। लंबे समय से जिस ब्याज की गठरी का बोझ किसान अपने सिर पर ढोकर चल रहे थे, वो आखिर उतर गया। राजगढ़ के इस किसान महाकुंभ में किसान तो थे ही, लेकिन सीएम शिवराज की लाडली बहनें भी मौजूद थीं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मंच से उनको ये भी समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस एक बार फिर आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, लिहाजा उनकी बातों में ना आए। अब ये बात उनको कितनी समझ में आई, ये तो वही जानते हैं। कैमरामैन अनवर रिजवी के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, राजगढ़। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अप्रैल महीने के जीएसटी राजस्व में, और इस खबर के साथ ही अन्य खबरों को आप देखिए फटाफट अंदाज में। जयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर पेपर लीक, लचर कानून व्यवस्था, जंगलराज और प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर हमला बोलते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सचिवालय के घेराव का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया, साथ ही कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। जम्मू कश्मीर के पुलिस ने कुपवाड़ा जिले के डोबनार मचल में सेना और कुपवाड़ा पुलिस के संयुक्त अभियान में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। खुफिया जानकारी से सुरक्षा बलों को हथियारों से लैस आतंकियों के घुसपैठ की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस और सेना ने मिलकर अभियान चलाया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार व अन्य सामान मिला है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने 2 चाइना मेड हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। इससे पहले भी सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया था और उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया था। आतंकी फंडिंग को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में छापेमारी की। छापेमारी में एनआईए ने श्रीनगर के मलूरा साल्टिंग में अलगाववादी मोहम्मद अकबर खांडे की 2 संपत्तियों को कुर्क भी किया। एनआईए ने सोमवार को भी आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के कछवारी और बघाटपोरा गाँव में छापेमारी की थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत चेन्नई और करूर में बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के आधिकारिक आवास पर छापा मारा। करीब 1 हफ्ते तक चले सेंथिल बालाजी के रिश्तेदारों की संपत्ति और आवास पर आईटी के छापे के बाद अब ईडी ने तलाशी ली है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लोनावाला ओवरब्रिज पर दुर्घटना के बाद एक तेल टैंकर में आग लगने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद सड़क पर वाहनों की भीड़ लग गई। दिल्ली एनसीआर समेत देश के उत्तरी हिस्से में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और आसपास के सभी इलाकों में महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.4 मापी गई है। जम्मू कश्मीर में झटके इतने तेज थे कि स्कूली बच्चे डर गए और दुकानों में मौजूद लोग बाहर निकल आए। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।
उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ। मेरे पीछे भारत